नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन फिर से हाजिर हूँ आई थिंक क्लास के ऊपर। आज हम करेंगे 19 तारीख का करंट अफेयर। जितनी भी न्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और इम्पोर्टेंट हैं। अब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी तो ये न्यूज़ थोड़ी बासी हो ली, लेकिन मेरे लिए तो वैसे भी कुछ घंटे बासी हुई हैं। एग्ज़ाम में तो वैसे भी थोड़ी इससे ज़्यादा बासी न्यूज़ जो है पूछी जाए कि ऑब्वियस ही बात है कि जितना टाइम में क्वेश्चन पेपर सेट होता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, उतनी न्यूज़ तो वो कैसे ही डालेगा जो सेट करने लग रहा है पेपर ने। ठीक है, तो ये वैसे ही बता रहा हूँ कि आपको डे टू डे एग्ज़ाम से महीने पहले की या 15-20 दिन पहले की न्यूज़ पढ़ने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी अवेयरनेस के लिए, कनेक्टिविटी के लिए आप जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पढ़ते हैं आज 19 तारीख की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उसकी मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या एम किया है कि एनर्जी के अंदर जो हीट है वो उसका यूज करके हम जो है एक नया रिसोर्स इजाद करें, मतलब जैसे वहाँ पे हम उसको यूज कर पाएं। ठीक है, ऐसी पॉलिसी पे फोकस किया और ये इंडिया की ऐसी पहली पॉलिसी है जिसने जियो थर्मल एनर्जी को टैप किया है। जियो मतलब जमीन और थर्मल मतलब हीट। ठीक है, सेकंड न्यूज़ आपकी क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर 180 फुट का स्टैचू बनने जा रहा है। किसका? छत्रपति संभाजी महाराज का, जिनका नाम यहाँ पे क्या दे दिया गया है? हिंदू भूषण। अगर आपसे पूछा जाए इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम से कि हिंदू भूषण स्टैचू कहाँ पे बन रहा है, तो आप सीधा महाराष्ट्र का नाम लेंगे। महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ जगह पे। ठीक है, उसके बाद जो यूनियन होम मिनिस्टर है अपने अमित शाह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? गुजरात के अंदर, नारायणपुरा, अहमदाबाद में। ठीक है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ना कि स्टेडियम। इन चीज़ों को जो टर्मिनोलॉजीज हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़िए कि उसमें स्पेसिफिकली क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन में जो पूछा है उसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टेडियम नहीं है। उसके बाद जो 2025 फाइड ग्रैंड स्विस एंड वुमेन ग्रैंड स्विस हुए थे 2025 के समरकंद में, उज्बेकिस्तान में। फाइड क्या है? ये एक ऐसी जो एसोसिएशन है जो वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है चेस की वो ऑर्गेनाइज करवाती है। ये फ्रेंच में लिखा जाता है, इसकी फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल देश एसेस। ठीक है, जिसका मतलब है फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, ये एक गवर्निंग बॉडी है जो चेस से रिलेटेड गेम्स जो वर्ल्ड वाइड जितने हो रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह, वो ऑर्गेनाइज करवाती हैं, अवार्ड वगैरह देती हैं। ठीक है, इसके बाद 44th मीटिंग हुई है किसकी? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जैसा कि नाम में ही है कि रीजनल। रीजन कौन सा? जगह, क्षेत्र कौन सी? जो एससीओ का एक ये पार्ट है। एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो स्टेट्स हैं, इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, उन रीजन में, उनके क्षेत्र में कोई एंटी टेररिज्म और ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए ये समिट हुई है। और ये कहाँ पे हेल्ड हुई है? चोलपोन अता किर्गिस्तान रिपब्लिक में। ठीक है, अब आप पूछोगे कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो जितनी कंट्रीज के पीछे स्थान लगता है, स्थान, मैं सैटर्न नहीं बोल रहा, शैतानों वाली हरकत मत कर देना, कहीं सैटर्न और स्थान में फर्क होता है। जिनकी स्पेलिंग्स में पीछे स्थान है वो लगभग सारे कंट्रीज इसके अंदर हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। एक अफगानिस्तान और एक तुर्कमेनिस्तान। बाकी जितने भी स्थान हैं, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब स्थान इस एससीओ के मेंबर स्टेट हैं। और इनके अलावा रशिया, चाइना और इंडिया। ठीक है, और जो ऑब्जर्वर स्टेट हैं, ऑब्जर्वर स्टेट क्या होता है कि हाँ देखते हैं आए ना आए, ठीक है, ठीक चल रहा है, कैसा चल रहा है मामला, वो उनमें कौन है? जो ये अफगानिस्तान मैंने यहाँ छोड़ा था वो इसमें यहाँ इंक्लूड हो गया। बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर स्टेट हैं।
और इसके बाद जो है डायलॉग पार्टनर्स, ठीक है, कि डायलॉग बाजी तो चलती रहती, बातचीत तो चलती रहती, क्या चल रहा है अभी तुम्हारे घर, यहाँ क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है। उसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की हैं। और उसके बाद जो आते हैं ऐसे स्टेट जो गेस्ट अटेंडेंस है, ठीक है, कि भाई हाँ इनवाइट कर लिया, एज ए गेस्ट बुला लिया कि देख लो तुम्हें पसंद आ जाए, शायद तुम भी शामिल होना चाहो, ठीक है। तो दूसरे वाला स्थान यहाँ पे शिफ्ट हो गया एज ए गेस्ट जो है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और यूएन भी है उसके अंदर, सीआईएस भी है, और एशियन, ये जो एशियन, सीआईएस, यूएन, ये तो ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, ठीक है। नहीं पता होगा तो मैं इनको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन की बॉडीज़ हैं, या फिर जितनी भी कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एससीओ है, वो मैं आपको वहाँ करवाऊँगा, ठीक है। तो ये रैट्स की सबमिट हुई थी, 44th मीटिंग थी, और ये एससीओ का एक पार्ट है रैट, जिसकी फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका मोटिव क्या है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म के अगेंस्ट अपनी एक नीति तैयार करना। उसके बाद आए कि 11 सितंबर 2025 को क्या हुआ, डॉक्टर सीमा समी बोस, ठीक है, सीमा समी बोस को रीअपॉइंट कर लिया गया है। किसके यहाँ रीअपॉइंट कर लिया है? यूएन की वीमेन विंग के अंदर, यूएन का एक यूएन वीमेन के अंदर इसको रीअपॉइंट कर लिया। किसने अपॉइंट कर लिया है? जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने। इससे आपको देखने को क्या तीन चीजें मिली हैं कि एक तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, और उसके ईडी उसका पार्ट एक है यूएन वीमेन, ठीक है, जिनकी ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको चूज किया गया है? डॉक्टर सीमा समी बोस को, और इसको रीअपॉइंट किया गया है इनको, ठीक है। ये जो बॉडी है यूएन की वीमेन की, ये जेंडर इक्वेलिटी पे काम करती है। और इससे पहले यूएन की 4 जो है ऐसी बॉडीज थी, उनको रिप्लेस करके इसको बनाया गया, ठीक है। इसमें डो वगैरह, इंट्रो वगैरह, ऐसी 4 जो हैं बॉडीज थी जो जेंडर इक्वलिटी पे काम करती थी, उनको सबको रिप्लेस करके अब एक बना दिया गया। और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो कौन बनी है? सीमा समी बोस बनी है दोबारा से, ठीक है। और ये 2010 में जो है ये बॉडी बनी थी भाई, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोज किया है, किसको? मतलब किसको नहीं प्रपोज किया? गवर्नमेंट को ऑब्वियसली। क्या प्रोक्योर करने के लिए? 114 रिफ्लेड फाइटर जेट, ठीक है। जोक्स अपार्ट, रफाले जो है, रफाल जो है फाइटर जेट्स 114 भाई हमें दिया जाए, जो किसके अंडर आते हैं? 2 लाख करोड़ के मेड इन इंडिया प्लान के अंदर आते हैं। और ये प्रोक्योरमेंट जो है भविष्य की होने वाली, मतलब भविष्य में जब ये होगी तो इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट होगी डिफेंस सेक्टर के अंदर पे, ठीक है। और 15 सितंबर 2025 को क्या हुआ कि यूएसए, साउथ कोरिया और जापान ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, नवल एक्सरसाइज, एयर एंड नवल एक्सरसाइज लॉन्च किए, जिसका नाम था फ्रीडम एज। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में कि फ्रीडम एज किन किन कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस डेट को हुई, ठीक है। तो आपको ये कई डोमेन याद रखने हैं कि ये मल्टी डोमेन ड्रिल थी। मल्टी डोमेन मतलब कौन कौन सा डोमेन था इसका? एयर, सी और साइबर स्पेस। एयर और सी तो यहीं से पता चल रहा है, एयर एंड नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें साइबर स्पेस भी था। उसके बाद आता है आपका संचार साथी के अब तक 50 लाख डाउनलोड जो है पूरे हो चुके हैं। ये 17 तारीख को ये ऐप लॉन्च हुई थी। संचार साथी एक ऐसी ऐप है गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई, जिसके अंदर आप अपना जो कनेक्शन है, जो फ़ोन का, जो सिम का, नेटवर्क का, वो पता कर सकते हैं कि आपके नंबर से, आपकी आईडी से कितने कनेक्शंस चल रहे हैं, या कोई फ्रॉड है इंटरनेशनल या नेशनल कोई नंबर है, उसको आप रिपोर्ट वहाँ कर सकते हैं। और काफ़ी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो संचार साथी मोबाइल ऐप में आपको पता चल जाएंगी। इसके साथ साथ एक और फीचर है कि आप नया या पुराना कोई डिवाइस फ़ोन ले रहे हैं तो वहाँ से भी IMEI नंबर वगैरह ट्रेस करके वहाँ से उसकी नॉलेज आप ले सकते हैं कि ये कोई ऐसे इस फ़ोन से कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा पहले, कदे फंस जावा, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, उसने अप्रूव कर दिया है। क्या अप्रूव कर दिया है? PNB की
जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पी परम शिवम, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इनके पी परम शिवम को की जो अपॉइंटमेंट को जो है इन्होंने अप्रूवल दे दी है इस कैबिनेट कमेटी ने। दरअसल ये दिसंबर 1 2022 में आए थे, अभी इनकी टर्म को एक्सटेंड किया गया, पीएनबी वालों ने एक्सटेंड किया था, तो इसको थोड़ा सा रीचेक करने के लिए कमेटी के पास ये मुद्दा गया था और उन्होंने अप्रूवल दे दी है इसकी। ज़्यादा सा मतलब ये याद रखने की एक ही बात है कि जो पीएनबी के वो भी बैंकिंग के अंदर एग्जाम्स के अंदर बाई चांस आ जाए तो आ जाए, ठीक है, कि पीएनबी के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, एम परम शिवम, ठीक है। इंडिया ने एक सीरीज स्टार्ट की है स्पेस एक्सपेरिमेंट की जिसका नाम है ज्ञानेक्स। ज्ञानेक्स एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर जो गगनयान मिशन जो है आने वाला भविष्य का हमारा, उसके तहत हम धरती पे ही ऐसी कंडीशंस लैब के अंदर क्रिएट करेंगे कि जहाँ पे हमें पता चल जाए कि अंतरिक्ष के अंदर जो सिचुएशन होती है, चाहे ग्रेविटी लो हो, चाहे और एटमॉस्फेरिकल जो चीज़ें हैं, जिससे साइंटिस्ट वो झेल पाएँ, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके कि उनके ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि पहले वो तैयार होते हैं फिर वो स्पेस के अंदर जाते हैं। तो ये ज्ञानेक्स इसी चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको बता दिया कि टेस्टिंग मेडिकल, साइकोलॉजिकल और टीम वर्क जो एस्पेक्ट हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के, वो चेक करने के लिए, ठीक है। और ये किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है, किसके द्वारा, इसरो भी है इसमें शामिल, आईसीएमआर भी है, और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु के अंदर जो है ये चीज़ हो रही है। और ये ज्ञानेक्स 1 भी हुआ था, ये सेकंड टाइम हो रहा है। ज्ञानेक्स 1 के अंदर एक इंसान थे जिनका नाम था कैप्टन अंगद प्रताप, और उनके साथ 2 और इंसान थे जो 10 दिन तक इस प्रैक्टिस को कैरी आउट करते रहे, ताकि उनका साइकोलॉजिकल और मेडिकल इंसाइट्स मिल सकें कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्पेस के अंदर साइंटिस्ट के ऊपर, और उस हिसाब से सुविधाएं जो है स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर दी जा सकें। ज़्यादातर ये जो एयरफोर्स से कैप्टन होते हैं इन्हीं का, क्यों अभी रिसेंटली भी एयरफोर्स से एक कैप्टन थे जो बड़े ऑफिसर थे, वो स्पेस के अंदर गए। इनका चयन इसलिए होता है क्योंकि एयरफोर्स के अंदर जो ट्रेनिंग होती है, जो फाइटर जेट्स होते हैं वो बहुत अल्ट्रा स्पीड पे चलते हैं, और वहाँ भी ऐसी ट्रेनिंग होती है कि मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट एक बंदा कितना सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता, ठीक है। काफ़ी सारी एक सिमिलर जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज, वो उनको पहले ही ट्रेनिंग मिली होती है, तो वो एक्स्ट्रा कैपेबल होते हैं इसलिए। और ये ऐसी साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो धरती पे ऐसा स्पेस क्रिएट करना जैसा बाहर का ब्रह्मांड का स्पेस है, वहाँ पे ऐसी कंडीशंस पैदा करना, और सेकंड उसके ऊपर उन कंडीशंस के अंदर इंसान को चेक करना कि इस पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। नासा जो यूएसए का है उसने यूज किया था पैराबोलिक फ्लाइट टू सिमुलेट शॉर्ट पीरियड ऑफ माइक्रोग्रेविटी। पैराबोलिक फ्लाइट को 0G फ्लाइट भी बोलते हैं, जिसमें वेटलेसनेस की फीलिंग आती है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, जब वो मैंने बताया था पहले भी, ठीक है, वो काम के ऐसी पैराबोलिक फ्लाइट्स के अंदर उन्होंने चेक किया कि माइक्रोग्रेविटी में कैसे कैसे इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। यूरोप के अंदर जैसे ESA जो है इनकी एजेंसी है, उसने मार्स हैबिटेट को सिमुलेशन किया कि मार्स के ऊपर जैसी जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करके देखा। इंडिया लद्दाख मिशन, इंडिया ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जब हिमालयन आउटपोस्ट प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के दौरान, ठीक है, वो उन्होंने रेप्लिकेट किसको किया, मार्शियन लाइक कंडीशन को, मार्स के ऊपर जैसी कंडीशंस हैं उनको रेप्लिकेट किया, जो होप जो ये एक्सप्लोरेशन था इसको लेकर के, ठीक है। और मार्स पे कैसी कंडीशन, जैसे हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं, या सैलाइन परमाफ्रॉस्ट जो हैं। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि सॉइल की कोई ऐसी लेयर जो सालों से फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर से नीचे जो बनी रहती हों, ऐसी लेयर को परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी, उन्होंने लॉन्च की गई एक कैटेगरी लॉन्च की है उन्होंने
नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025, जिसको नेका अवार्ड भी बोलते हैं। दरअसल इस अवार्ड के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनको अवार्ड दिया जाता है। इसके अंदर एक नई कैटेगरी गवर्नमेंट ने डाली है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कच्चा बादाम और ये धनिया पुदीना ले लो, ये वाले नहीं हो सकते। हाँ, पार्टिसिपेट ये भी कर सकते हैं, ये भी एक विडंबना है। चलो विडंबना क्या, वो मतलब वो क्या कहावत है कि आपको कोई नींबू दे दे तो उसका लेमन जूस बना लो, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, और शिकंजी बना के पीजो। तो हमको लेमन के रूप में ये मिल गए कच्चा बादाम वाले, अब इनका जूस बनाने पे गवर्नमेंट लगी हुई है। इस कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ऐसा कोई क्रिएटर जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, वो 90 सेकंड की कोई वीडियो जो एनर्जी जो कंजप्शन है उसकी सेविंग्स के ऊपर बना के हैशटैग नेका लिख के, ठीक है, नेका 2025 लिख के अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करे, और जो विनर होगा वो है, उसको अवार्ड दिया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। कब? 14 दिसंबर 2025 को, ठीक है। और उसकी थीम कौन कौन सी होंगी कि सेव एनर्जी एट होम, ठीक है, सेट एयर कंडीशनर 24 डिग्री सेल्सियस पे जो एसी चलाओ, ठीक है, 5 स्टार जो आपके अप्लायंसेस वगैरह हैं इलेक्ट्रिकल वो खरीदो, ठीक है, और ग्रीन और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाओ, सेलिब्रेट फेस्टिवल रिस्पॉन्सिबली, इस बात को ध्यान रखना थीम को, ठीक है। कि अपने देश में काफ़ी मुद्दे चलते हैं कि क्योंकि फेस्टिवल्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद योर रिलीजन्स, फेथ के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। तो कई बार बोलते हैं कि होली ऐसे नहीं मनानी चाहिए, दिवाली ऐसे नहीं मनानी चाहिए, मुहर्रम ऐसे नहीं, तीज ऐसे नहीं, ईद ऐसे नहीं। तो पता नहीं अब ये कैसे जो क्रिएटर हैं वो कैसे इस चीज़ को टैकल करेंगे, बनाएगा या नहीं बनाएगा इस पर कोई, ठीक है। और ये जो नेका अवार्ड है वो 1991 में इंस्टीट्यूट हुआ था, और रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस जो इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब ये मैंने सारा आपको बता दिया। इसके बाद अब मैं बीई के बारे में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में आपको बताऊं, तो इसका सेटअप किया गया था मार्च 1, 2002 को, किसके अंडर? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को क्रिएट किया गया 1 मार्च 2002 के अंदर। और जो मिशन क्या है इस ब्यूरो का कि ऐसी पॉलिसी को डेवलप करे जो एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर काम करता हो, ठीक है। आई थिंक मैंने पूरा कवर कर दिया। हाँ, बाकी आप कहीं से अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो पॉज करके इसको देख सकते हैं एक बार स्क्रीन को, ठीक है। इसके बाद आता है कि हमारी जो कंट्री है वो 38 नंबर पे आ गई है इनोवेशन इंडेक्स के अंदर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो उसने 139 इकोनॉमीज जो हैं पूरे वर्ल्ड की, उनका एक इंडेक्स जारी किया, उसमें हम 38 नंबर पे आए हैं। और इंडिया जो है कंसिस्टेंटली कॉन्जिक्यूटिव 15 ईयर्स तक इसमें इम्प्रूवमेंट करता आ रहा है। हमारा पिछले कुछ टाइम में हमारी रैंक जो है इसमें इम्प्रूव ही हुई है हर साल, ठीक है। जैसे हम 81वें नंबर पे थे 2015 के अंदर, उसके बाद 48 पे हुए 2020 के अंदर, और 38 पे हुए अब 2025 के अंदर। और जो ऐसी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं उसमें हमारा पहला रैंक है, ठीक है। किस एरिया के अंदर वाली लोअर मिडिल इनकम? सेंट्रल और सदर्न एशिया रीजन, पूरे वर्ल्ड की लोअर मिडिल इनकम वाली नहीं, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं या सेंट्रल कंट्रीज हैं उनके अंदर इंडिया ऐसी कंट्री बन गई है, रैंक 1 पे है, जो कि लोअर मिडिल इनकम पे है, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। अब हमारी स्ट्रेंथ क्या है जिसकी वजह से हमें ये रैंक इंप्रूव हुई हमारी? कि नॉलेज टेक्नोलॉजी बढ़िया है, ठीक है, मार्केट सोफिस्टिकेशन अच्छी है कि मार्केट में बढ़िया मामला चल जाता है, कुछ भी डालो बिक जाता है, ठीक है। और
ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च बढ़िया है। क्या ह्यूमन कैपिटल तो नहीं रहा है, 150 मिलियन लोग अपने पास, 150 करोड़ लोग हैं अपने पास, ठीक है, खींच के लो काम ने। वीकर एरिया अपने पास क्या है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन। बिजनेस सोफिस्टिकेशन नहीं है, मार्केट सोफिस्टिकेशन तो है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन नहीं है कि बहुत कागज छेदने पड़ेंगे, मतलब लाल फीता स्याही बहुत है कि यहाँ से पास कराओ, वहाँ से पास कराओ। रिसेंटली गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक ही विंडो से सारे कागज जितने भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी जाए ताकि बिजनेस जल्दी से जल्दी वर्किंग में आ जाए, ठीक है। और हमारी वीकर एरियाज क्या हैं कि इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ढीला डाला है और इंस्टीट्यूशन हमारे पास नहीं है ऐसे जो स्किल दे सके इनोवेट करने के लिए, ठीक है। इनोवेशन को लेके मैंने आपको 17 तारीख वाले वीडियो के अंदर बताया भी था कि जो बिहार से जो बच्चे थे उनको अवार्ड मिला है ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ देने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे जो क्लस्टर हैं टॉप 10 इंडिया के, जो टॉप 100 क्लस्टर्स के अंदर आते हैं इंडिया के इनोवेशन के, वो कौन कौन से हैं, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और हमारे इनोवेशंस क्या मतलब क्या रहे हैं इंडिया के इनिशिएटिव क्या रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया हमने चलाया, उसके दौरान भी कुछ इंप्रूवमेंट हुई, फिर अटल इनोवेशन भी हमने चलाया, और फिर निधि, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, निधि की फुल फॉर्म बता रहा हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, ठीक है। अग्नि मिशन चलाया हमने, नीति का जो फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी है, और पीएम रिसर्च फेलोशिप हम चला रहे हैं जिसके अंदर जो डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं जो इनोवेशन फील्ड के अंदर हैं वो काफ़ी सारा इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये 80+ इंडिकेटर यूज करता है भाई, ग्लोबल इनोवेटिव जो इंडेक्स है 80+ इनोवेशन ये यूज करता है इंडिकेटर, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन को चेकआउट करता है, ह्यूमन कैपिटल को, रिसर्च को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केट सोफिस्टिकेशन को और बिजनेस सोफिस्टिकेशन को, नॉलेज को, टेक्नोलॉजी को, क्रिएटिव आउटपुट्स को। ये कब लॉन्च किया गया था, 2007 के अंदर। और इसको किसने रिकॉग्नाइज किया, किसने इसको रिकॉग्नाइज किया है, यूएन जनरल असेंबली ने ऐसे रिकॉग्नाइज किया कि इसको अथॉरिटी दे दी कि ये इनोवेशन सेक्टर के अंदर किसी को भी रैंक दे सकता है। तो टॉप 10 कौन है हमारा, तो 38 नंबर है। टॉप 10 में है पहला स्विट्जरलैंड, सेकंड स्वीडन, तीसरा यूएसए, चौथा जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पांचवा सिंगापुर, छठा यूनाइटेड स्टेट ये यूनाइटेड किंगडम, सातवां फिनलैंड, आठवां नीदरलैंड, नौवां डेनमार्क, 10वां चाइना, ठीक है। अगर कुछ और देखना हो तो पॉज करके स्क्रीन को आप इसके अंदर रीड आउट कर सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने जो है रिलीज किया है 15वां फाइनेंस कमीशन ग्रांट, किस चीज के लिए, जो पंचायत और रूरल लोकल बॉडीज के लिए। अंदर पंचायती राज सिस्टम में आप पढ़ोगे कि कौन कौन सी रूरल लोकल बॉडीज होती हैं उनके लिए। स्पेसिफिकली ये तमिलनाडु को दिया गया और असम को दिया गया है, एलोकेट किया गए हैं कुछ 100 करोड़ रुपए, कुछ 100 करोड़ रुपए, ठीक है। जो किस किस को कवर करेंगे, ग्राम पंचायत को, ब्लॉक पंचायत को और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, उनके काम के अंदर लगाए जाएंगे। अच्छा, ये ग्रांट्स दो तरीके की होती हैं भाई, एक तो अनटाइड ग्रांट और एक टाइड ग्रांट। जो अनटाइड ग्रांट है वो 11th जो शेड्यूल है आपका, टोटल 12 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें 11वां शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे गांव से रिलेटेड खेती बाड़ी वगैरह सारी चीज़ें, उनके लिए ये ग्रांट जो है दी जाती है, ना कि सैलरी वगैरह देने के लिए। जो टाइड ग्रांट्स हैं वो किस सर्विस के लिए दी जाती हैं कि सैनिटेशन मेंटेनेंस के लिए, जैसे ठीक है ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस जो अपना मेंटेन किया, वो ऐसी ग्रांट के अंदर आता है। तो हम अगर हम तमिलनाडु और असम के बारे में कुछ जानना चाहें तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं, कैपिटल इनकी चेन्नई है, जो सीएम है एमके स्टालिन साहब हैं, गवर्नर है आरएन नवी। नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से हैं, मधुमलाई, मुकरथी, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क, ठीक है। और अन्नामलाई में है ये इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और गिंदी नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है, वेदांत नंगल बर्ड सेंचुरी,
वेतांगुदी और कलकद और सत्यामंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वल्लनदू और मेगामलाई और पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब असम की बात करें तो हेमंत बिस्वा साहब यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य साहब हैं और कैपिटल इसकी दिसपुर है। नेशनल पार्क है काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं? पोबितोरा और औरंग नेशनल पार्क, बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नामेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनका आप रोक के पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं, खासकर तमिलनाडु और असम के नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको। और जब मैं एनवायरनमेंट करवाऊंगा ज्योग्राफी के अंदर आपको, तब इनकी डिटेल बताऊंगा, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, दरअसल मैंने ये आपको बताया कि फाइनेंस कमीशन जो है वो ग्रांट रिलीज करता है रूरल जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत वगैरह की जो ग्रांट्स होती हैं, पंचायती राज सिस्टम में जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनके लिए। और वो ग्रांट 2 तरीके की होती हैं और वो कहाँ कहाँ लोकेट होती हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। अब ये एक एआई इम्पैक्ट समिट, हमने एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए समिट रखी गई है। और ये कैसे, मतलब इसने अभी लोगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका लॉन्च किया है। लोगो ये देखिए, ये रहा यहाँ पे, फरवरी 19-20-2026 को न्यू दिल्ली के अंदर होगा। ठीक है, जो मंडपम जो है भारत मंडपम है ना न्यू दिल्ली के अंदर जो बिल्डिंग, उसके अंदर होगा ये। और इसका जो इंस्पिरेशन क्या है कि पहले 3 समिट हो चुकी हैं। वो कौन कौन सी समिट हैं? वो समिट है आपकी ब्लेसले पार्क, सियोल और पेरिस की। ठीक है, ये जो ब्लेसले पार्क वाली है वो 23 में हुई थी यूके के अंदर, और सियोल की समिट हुई थी साउथ कोरिया के अंदर 2024 के अंदर, और पेरिस वाली तीसरी समिट थी। इसके बाद हमारा भी मन कर गया कि हम भी एआई के ऊपर कुछ काम करते हैं और एक समिट रखते हैं। 2026 में हमने रख दी। ठीक है, इसमें हमारा मेन फोकस एक्शन की बजाय इम्पैक्ट के ऊपर रहेगा। अब इसको होस्ट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं भाई? इसके ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है कि सस्टेनेबिलिटी है, इक्विटेबल प्रोग्रेस होनी चाहिए, पोजीशनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन रिस्पॉन्सिबल एआई इनोवेशन। रिस्पॉन्सिबल एआई इनोवेशन होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं उठ पटांग में कुछ भी बना दिया, उसका दुरुपयोग हो रहा है और हम कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो 3 सूत्र हमने इसके लिए दिए कि ये पीपल के लिए जो है, आदमियों के लिए बहुत सहायक हो। दूसरा, प्लेनेट के लिए कि जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल हैं हमारे, उनको ये कैरी करके चले। और प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस जो गवर्नेंस वगैरह के अंदर जो है, या फिर एजुकेशन के अंदर जो है, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है, ये साथ दें हमारा। और 7 थीम चक्र हमने रखे हैं। एक तो ह्यूमन कैपिटल, जिसमें हमने वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को और रीस्किलिंग को एड्रेस करेंगे। ठीक है, और इक्विटेबल एक्सेस को। इक्विटी और इक्वेलिटी में क्या डिफरेंस होता है? मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। लेकिन इक्वेलिटी क्या होती है कि जैसे जो भी आया सबको बराबर बांट दिया बिना किसी का बैकग्राउंड देखे। इक्विटी होती है कि जिसको ज़्यादा जरूरत है उसको ज़्यादा दे दिया, कम जरूरत है उसको कम दे दिया। ठीक है, दूसरा क्या है? इंक्लूजन किस चीज़ की? सोशल एम्पावरमेंट की। मल्टीलिंगुअल एक्सेसिबल रखेंगे एआई का। और दूसरा क्या है? सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। जैसा कि मैंने रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के बारे में बताया था आपको, वो इस चक्र के अंदर शामिल किया गया है। रिजिलियंस, इनोवेशन और एफिशिएंसी, इसमें क्या है कि लाइट वेट और एडेप्टेबल एआई सिस्टम रखेंगे। इतना ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड जिसमें सिस्टम की जरूरत ना पड़े कि कोई अफोर्ड ही ना कर पाए। साइंस जो एक्सेलरेट ओपन करे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को। ठीक है, जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है, सब्जेक्ट्स हैं, उनको उनका तालमेल बिठा के आपस में कुछ नया इनोवेट किया जा सके। ठीक है, और डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज जो है, इक्विटेबल एक्सेस डाटा का। इक्विटेबल मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है इक्विटी, और उसका एक्सेस जो है डाटा का इक्विटेबल तरीके से और कंप्यूट किया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एआई सॉल्यूशंस के लिए डाइवर्स रखा जाएगा। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट एआई, इससे पहले हमारे क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं गवर्नमेंट के?
उन्होंने 8 इंडिजिनस फाउंडेशनल मॉडल रखे हैं पहले, और 30 जो हैं डाटा एंड एआई लैब लॉन्च कर चुके हैं। उसके अलावा इंडिया एआई फेलोशिप प्रोग्राम भी चला हुआ है, ठीक है, जिसमें अब तक 13,500 लगभग स्कॉलर्स को फेलोशिप मिल चुकी है। और एक फ्लैगशिप इवेंट्स भी हम चला चुके हैं, जिसमें एआई पिच फेस्ट, जिसको उड़ान के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये कुछ मतलब ये नाम इतने ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको इन डिटेल किसी बड़े एग्जाम्स के मेंस वगैरह के अंदर तो लिखा जा सकता है, लेकिन आपके एसएच एमसीक्यू के अंदर इनमें से कुछ नहीं आएगा। जो ऊपर का हिस्सा मैंने करवाया है वो आपको ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना करवाया आपको सारा नहीं तो मोस्टली समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपकी क्वेरी रहती है तो आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे प्रोवाइड किया हुआ है, जो ये पट्टी चल रही है उस पर नंबर दे रखा है, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी आपकी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व किया जा सके। और अपने दोस्तों के साथ, अपने और जानकारों के साथ जितना इस चैनल को शेयर किया जा सके कीजिए। हम आने वाले दिनों में डाइवर्स जो डिसिप्लिन्स हैं और डाइवर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करते हैं। जल्द से जल्द आप जिस स्ट्रीम में हैं आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट्स भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।